हेलो एवरीवन, दिस इज CS क्रांति सारडा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th स्टैंडर्ड का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ये वन डे बिफोर एग्जामिनेशन के तौर पे भी आप देख सकते हो। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू मैंने इस स्लाइड में आपको दिया हुआ है। इसमें बेसिकली मैंने 4 कैटेगरीज बनाई है पूरे सिलेबस की। पहला है इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स, वो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा इसमें। सेकंड है लेंदी या फिर प्रोसीजरल चैप्टर्स है, इसमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर आएगा। फिर थर्ड पोर्शन ये है आपका करस्पॉन्डेंसेस, मतलब चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 इसमें हम अलग से डिस्कस करेंगे। उस पर एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो आएगा ताकि जिन लोगों को सिर्फ वही पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है वो सिर्फ वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में शॉर्ट एंड इजी, मतलब चैप्टर नंबर 9 to 12 जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर्स है वो काफी इजी है और उसका वॉल्यूम भी कम है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेग्रीगेट किया है ताकि आपका अप्रोच इजी हो जाए। नीचे देखिए, लास्ट में मैंने एक नोट दी है। पूरे सिलेबस में आपके जहां कहीं पे भी न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रही है वहां पे 2-3 डेफिनेशंस आर गिवन अलग अलग ऑथर्स की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट ऑफ द डेफिनेशन जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है वो आपने एक लर्न कर लेनी है। और जब भी आपको 4 मार्क का या फिर उससे बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इस डेफिनेशन के साथ आपके आंसर की शुरुआत कर सकते हो। बस 2 लाइनर में आपको एक वो कॉन्सेप्ट समझानी है, मतलब डेफिनेशन कोट करनी है और नीचे आपका सीधा पॉइंट वाइज आंसर शुरू करना है। इससे क्या होगा, आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। बाकी आंसर शीट से आपकी आंसर शीट थोड़ी अलग दिख के आएगी और प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगा। आगे चलते हैं। राइट अवे वी विल जंप इनटू द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी आप जो आपके स्क्रीन पे ये PDF देख रहे हो दैट इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल द 12 चैप्टर्स एक्सक्लूडिंग द करस्पॉन्डेंसेस के 3 चैप्टर। इसमें मैंने क्या किया है, पूरे चैप्टर में जो भी कंटेंट है वो चार्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, एक फ्लो बिल्ड होता है, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स है, उस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो तो हम रिवीजन में देख ही लेंगे। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली चैप्टर कहाँ पे खत्म होता है। बेसिकली चैप्टर्स का कोई लिंकेज नहीं है वैसे देखा जाए तो, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको एक प्रॉपर और स्मूथ फ्लो दे पाऊं। अभी देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी मीनिंग में उसका डेफिनेशन है और 2 तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन और सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। उससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाई इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड द फाइनेंस इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट दिए हुए हैं, वहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस के काइंड ऑफ यूजेस मेंशन्ड है। फिर पार्ट 2 है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में देखना, देयर आर 2 कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें भी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये वाला पोर्शन आपका। फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या एग्जैक्टली, फिर उसके अगेन मैंने जैसे बोला डेफिनेशन हर जगह पे दी हुई है, यहाँ पे भी डेफिनेशन है और कंपोनेंट से काफी छोटा ये पोर्शन है, मतलब आपको आ सकता है 4 या 5 मार्क के लिए। इसके नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर का, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर्स, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कुछ नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में एक जगह पे बैलेंस शीट मेंशन्ड है, उसके नीचे फॉर्मूला था, मैंने यहाँ पे आपके लिए रेफरेंस के लिए मेंशन कर लिया है। अभी यहाँ पे देखिए, जब हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर काफी इजी है और इंट्रोडक्टरी है। सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, और फाइनेंस मतलब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस कहां से पैसा उठाती है, उनका रिस्क मैपिंग कैसे करती है, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको कैसे मैनेज करना पड़ता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या रहता है, फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है, इन्वेस्टिंग डिसीजंस क्या है, कौन कौन से सोर्सेस है। सोर्सेस में आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल भी पढ़ने को मिलेंगे और
सेकेंड चैप्टर में इसका और सोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर के अंदर, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस डेफिनेशन में आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे एनलिस्टेड है ऑन पेज नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर। उसमें देखो बोल रहे हैं कि फाइनेंस मैनेजर के कुछ रूल्स है। इट शुड इंश्योर दैट द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। एडिक्वेट मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। द फर्म शुड नॉट बी ओवर कैपिटलाइज्ड और अंडर कैपिटलाइज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स एंड हैव द मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फंड के बारे में बात हो रही है। कोई भी आप सोर्स उठाते हो तो उसकी एक कॉस्ट आती है उसके साथ लग के, तो आपको उस सोर्स से उठाया हुआ पैसा कुछ ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि उससे आने वाला रिटर्न इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ फंड रेज्ड, ठीक है। उसके बाद में द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड एफिशिएंटली या फिर इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब क्या कि आपको जहां पे सच में जरूरत है वहीं पे आप इन्वेस्ट करोगे और आपके इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करोगे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर द ओनर्स। ओनर्स मतलब जो कि शेयर होल्डर्स है, इनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि पैसा आपके इसमें किसने लगाया, रिस्क टेकर कौन है, रिस्क बेयरर कौन है, शॉक बेयरर कौन है, तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है। उसके बाद में देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजंस। यहाँ पे देखना, डिसीजंस में मैंने लिखा है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग में सबसे पहले बात है, फाइनेंस मैनेजर को देखना पड़ेगा दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड। मैंने पहले भी बोला इट शुड नॉट बी अंडर कैपिटलाइज्ड और इट शुड नॉट बी ओवर कैपिटलाइज्ड। इसके बावजूद आपको सेकेंड पॉइंट फाइनेंस डिसीजन में ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। मतलब पहले एक बात तो एडिक्वेसी के बारे में बात हो रही है फाइनेंसिंग डिसीजन में, और दूसरी जो बात है वो है दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। आपने बहुत ज्यादा डेट कर लिया वो भी आपके बिजनेस के लिए ज्यादा हेल्दी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इक्विटी कर लिया वो भी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। तो फाइनेंस डिसीजन में आप ये 2 पॉइंट लिखोगे। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेंशन करना है। यहाँ पे आपको देखना क्या है, आप रेज किया हुआ पैसा बिजनेस में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो सो दैट उससे मिलने वाला रिटर्न इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ताकि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को या फिर आपके ओनर्स को कुछ बच पाए। समझ में आ रहा है? देखो होता क्या है, आप जब पैसा उठाते हो मार्केट में से, द फंड कम्स विद द कॉस्ट। पैसा उठाने के बाद अभी आपको जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उस पैसों से इतना सफिशिएंट रिटर्न कमाना पड़ेगा कि उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप पे कर पाओ और आपको प्रॉफिट के तौर पे कुछ बचे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड ऑलवेज बी लेस देन व्हाट यू आर अर्निंग बाय इन्वेस्टिंग द फंड रेज्ड। इजी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है आपके टेक्स्ट बुक में, आई रीड इट आउट। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपिंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस finding investments and deploying them successfully in the business is known as investing decision. It is also known as capital budgeting. Capital budgeting is nothing but आपको prioritize करना है कौन से वेंचर में आपको कितने पैसे डालने हैं, फिर वहां से आपको ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है और आपको उस पे कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है, सिंपल। उसके बाद में है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको यहाँ पे 10 पॉइंट दिए गए हैं। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है यू आर गोइंग टू राइट ओनली 5 पॉइंट्स। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है यू आर गोइंग टू राइट ओनली 4 पॉइंट्स। बट वो 4 या 5 पॉइंट ऐसे उठाने हैं विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन, और आपको वैसे ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ना ज्यादा लेंथी पॉइंट उठाना है ना ज्यादा शॉर्ट पॉइंट उठाने, ठीक है। अभी देखना, पहला है हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग। बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कंपनी चलाते वक्त, कोई बिजनेस करते वक्त आपको पैसा कहाँ कहाँ लगता है। तो पहली बात, डिसीजन मेकिंग में पैसा लगता है। अभी डिसीजन मेकिंग में क्यों पैसा लगता है, आप जब भी बिजनेस शुरू करते हो तो राइट फ्रॉम द लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको सोचना पड़ेगा कि वेदर टू परचेस अ लैंड और टू टेक अ प्रीमाइस ऑन रेंट,
नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको लेबर कितने हायर करने हैं, वेदर टू कीप इट ऑन सैलरी और वेजेस, या फिर आपको स्टाफ कितना ऑप्टिमाइज करना है। तो ये छोटी मोटी सारी डिसीजंस को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब डिसीजन मेकिंग फॉर्म में उसको इनकलकेट करने के लिए आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे पैसा लगने वाला है इन शॉर्ट। उसमें सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अभी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई नया वेंचर लाना है, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, या फिर किसी नए वर्टिकल में आपको जंप करना है, तो ये नए प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा लगेगा, राइट फ्रॉम द परचेसिंग ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल, द पर्सोनेल, द प्रीमाइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस लगेगा, इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब इन चीजों के लिए पैसा लगने वाला है। थर्ड पॉइंट इज हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि सीरम जैसे इंस्टीट्यूशंस है जो कि फार्मा में डील करते हैं, या फिर कोई इनोवेशन है, या फिर एग्रोबेस इंडस्ट्री है, उनको कोई नई ब्रीड इन्वेंट करनी है, तो इसके R&D में काफी पैसा चला जाता है। R&D के सिवा अगर आप प्रोडक्ट उठा नहीं पा रहे हो, मार्केट में कुछ इनोवेशन लाना चाह रहे हो, तो इन चीजों को लगने वाला पैसा भी आपको अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस के तौर पे ही रेज करना पड़ेगा मार्केट से। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अब ये स्मूथ रनिंग के बारे में यहाँ पे बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। आप कोई एक्टिविटी शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन एक्टिविटी, आपने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया है, अभी आपका वर्किंग प्रोग्रेस में है रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स बनने के पहले आपकी मशीनरी बंद पड़ जाती है और उसको रिप्लेस करने के लिए या फिर उसका मेंटेनेंस करने के लिए आपके पास फंड्स ही नहीं है, तो यहाँ पे होगा कि आपका पूरा प्रोडक्शन साइकिल बंद पड़ जाएगा। तो यहाँ पे स्मूथ रनिंग हुई क्या बिजनेस की? नहीं। और रीजन क्या था? इनसफिशिएंट फंड्स। तो आपको इसके लिए बोल रहे हैं, शुरुआत में भी मैंने बोला आपको द फर्म शुड बी वेल कैपिटलाइज्ड, मतलब आपके एनी केसेस ऑफ लॉसेस में आपको सफिशिएंट फंड चाहिए टू रन द बिजनेस स्मूथली। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अगेन यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेफरेंस दिया गया है कि अगर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सफिशिएंट फंड रेज नहीं करता है या फिर इशू नहीं करता है आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, तो वो रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने कोई बड़ा ऑर्डर ले रखा है तो आप उसको केटर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मैंने पहले भी बोला आपको डाइवर्सिफाई करना है आपको, तो आपको हर एक चीज के लिए पैसा लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यू आर करंटली ऑपरेटिंग इन द स्टेट ऑफ दिल्ली और आपको एक नया प्लान डालना है पंजाब में, हरियाणा में, या फिर आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो आपका जहां पे प्लांट है वहां पे और थोड़ा एक्सटेंड करना है, या फिर वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन करना है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई भी तरह का एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन, इसके लिए आपको पैसा लगने वाला है। एंड दैट इज व्हाई द कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सेवन पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। ऐसा बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ये बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, इसमें दो तरह की रिस्क रहती है, एक सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड रिस्क। तो आपको दोनों भी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए आपका एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा, या फिर बैकअप प्लान्स रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल फायर जैसे सिचुएशन है उसको बीट करने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगाने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर एग्जिट्स वहां पे बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें, ये आपको डिजास्टर में कोई आपका नुकसान ना हो उसके लिए पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। इसको बोलेंगे फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क दैट आर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। उसके लिए भी आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। टाइमिंग आपको पता है 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट खत्म हो जाती है, उसको फिर बाद में स्क्रैप में बेच के आपको नई मशीनरीज या फिर एसेट्स है, व्हीकल्स है, फर्नीचर है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, कोई भी चीजें है जो बिजनेस में वोन आउट हो चुकी है, मतलब 100% डिप्रिशिएट हो चुकी है, अभी वो यूज करी नहीं जा सकती है, उन चीजों को रिप्लेस करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि जो आपकी मशीनरी एग्जिस्टिंग है वो दैट इज वेरी मच इन अ गुड कंडीशन, बट एक नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है जो आपका प्रोडक्शन स्पीड काफी बढ़ा दे रहा है,
तो वो केस में आपको पुरानी मशीनरी डिस्कार्ड करके आपको नई मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी। इसके लिए अगेन द कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th पॉइंट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आप जब इक्विटी शेयर्स इश्यू करके जो पैसा उठाते हो तो आपको उसमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स, इन चीजों पे आपको रिटर्न के तौर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी एक मैंडेटरी कॉस्ट बन जाती है एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर होल्डर। आपको पता ही है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना मैंडेटरी नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज अ कॉस्ट टू द कंपनी। उसका जो डिविडेंड पे करना पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर होल्डर्स इज आल्सो कॉस्ट टू द कंपनी। आगे देखना 10th पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। आपका जो भी टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट दैट यू मेक। आपको वो ऐसा बोला जाता है इनकम टैक्स पेड इज चार्ज टू प्रॉफिट, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट आपको टैक्स जो पे करना है वो तो पे ही करना है। उसके लिए आप इनसफिशिएंसी ऑफ फंड ये रीजन नहीं दे सकते गवर्नमेंट को। तो अगेन इसके लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब सोचता है कि मुझे ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है तो सबसे पहले उसको उसकी कमर्शियल वायबिलिटी देखनी पड़ती है। कमर्शियल वायबिलिटी मतलब आपका एक आइडिया है, आपको उसको टेकअप करना है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस वेंचर, बट क्या आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, क्या आपके पास एक्सपर्टीज है, क्या आपके पास वो पूरे जो फंड्स है, मैन पावर है, या फिर जो भी लाइसेंसेस परमिशंस जो गवर्नमेंट से लगने वाली है, ये सारी चीज़ों को चेक करना उसको बोलते हैं उसकी कमर्शियल वायबिलिटी चेक करना। फिर उसके बाद में आप जब कोई प्रपोजल लेके बैंक के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है एक MIDC एरिया में और मुझे आप 5 करोड़ का लोन दे दो, तो बैंक तुरंत आपको पैसे देगी क्या? बैंक विल नेवर सैंक्शन यू मनी राइट अवे। बैंक पहले आपको बोलेगी कि आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट सबमिट करो, उसमें आपको पूरे प्रोजेक्शंस देने पड़ेंगे कि आपका प्रोजेक्टेड मंथली सेल कितना रहेगा, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, फिर आपको कितने इनकम के तौर पे पैसे बचेंगे, प्रॉफिट कितना बचेगा, उसमें आप EMI कितना पे कर सकते हो, और उससे कैलकुलेट करेगी बैंक कि आपको कितना लोन सैंक्शन हो सकता है। फिर ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद जब एक एंटरप्रेन्योर कोई सीरियस नोट पे कोई बिजनेस आइडिया कंसीव करता है तो वो एक फाइनेंशियल प्लान बनाता है। फाइनेंशियल प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 1 आप जिसको बोल सकते हो दैट इज डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड। अब इस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट में यू विल सी हियर देयर आर 2 टाइप्स, fixed capital and working capital requirements. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट ऐसा कैपिटल जो आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ऑलमोस्ट परमानेंट के लिए, परमानेंट टाइम के लिए रहेगा। और इसमें एग्जांपल से काफ़ी इजी है, ये लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर लिया आपने फर्नीचर परचेस कर लिया, व्हीकल परचेस कर ली, तो ये दिस एसेट्स आर नॉट फॉर रीसेल, तो उसको बोलेंगे ये अभी हमारे बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपने क्रेडिट पे परचेस कर लिया आपके वेंडर्स से, तो वो बन गया अभी आपके क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद में आपने वर्किंग प्रोग्रेस किया, फिर आपने मैन्युफैक्चर करके अपने डेटर्स को भी क्रेडिट पे अगेन सेल कर दिया। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब आप जब तक डेटर से पैसा कलेक्ट करके क्रेडिटर्स को पेमेंट ना करते हो तब तक आपका कितना वर्किंग कितने डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट आपको वर्किंग कैपिटल का लगेगा। मतलब क्या? बिजनेस रन करते टाइम पे आपको डे टू डे बेसिस पे जो पैसा लगता है उसको आप वर्किंग कैपिटल बोलोगे, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपकी अलग अलग रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। उसमें आगे पॉइंट दिए गए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहाँ पे देखना फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें हर एक में पहले इसमें 12 पॉइंट्स है और दूसरे इसमें 10 पॉइंट है। इसको आप जब
पैरेलली कंपेयर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सम पॉइंट्स आर वेरी कॉमन। तो उसमें अगर यूटिलिटी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है, तो उनको क्या है, जो लाइट बिल है आप मंथली पे करते हो, तो उनके पास लगातार कैश का इनफ्लो होते रहता है, तो उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स परचेस कर रहे हो, सेकेंड हैंड एसेट्स यूज कर रहे हो आपके बिजनेस में एज अ कैपिटल, तो अगेन आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स आगे दिए गए हैं जो काफी इजी है, तो आप पढ़ सकते हो। उसमें कुछ आई डोंट थिंक कि उसमें एक्सप्लेनेशन वाला कोई डिफिकल्ट पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी जब मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये वर्ड स्ट्रक्चर आया कहाँ से? तो देर आर वेरियस सोर्सेस जहां से आप फंड उठा सकते हो। तो उसमें फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बॉन्ड्स है, फिर आप डिपॉजिट रिसीव कर सकते हो जनरल पब्लिक से, मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्हेन देर आर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और आपके पास मतलब एंटरप्रेन्योर के पास, डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन है कि आपको कौन से सोर्स में से कितना पैसा उठाना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज सिक्योरिटी मिक्स। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ ऑप्टिमम सिक्योरिटी मिक्स। आपको वहां पे डिसाइड करना है कि आपको कौन से सोर्स में से कितना परसेंट फंड उठाना है। मतलब यहाँ पे और 2-3 वर्ड यूज करे गए हैं। पहली बात तो आप रेशो डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मेरा 10 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उसमें मेरे पास 5 सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल है। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक लोन और मेरी थोड़ी बहुत रिटेन अर्निंग्स है। तो मैं अभी यहाँ पे डिसाइड करूंगी कि ये जो 10 करोड़ मुझे चाहिए वो कितने और कहाँ से चाहिए। ठीक है, अब कैपिटल मिक्स या फिर सिक्योरिटी मिक्स डिसाइड करते टाइम पे ऑब्वियसली आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले बोला कि एवरी सोर्स कम्स विद इट्स ओन कॉस्ट, तो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आरओआई आप मैक्सिमम कितना कमा सकते हो। तो बट नेचुरल आप उससे कम ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखोगे, वरना आप ज्यादा देर बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में देखो, देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, बोरोड कैपिटल जिसमें डिबेंचर्स एंड टर्म लोन है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज नथिंग बट यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपको जो कि डिविडेंड पेमेंट है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। वाइंडिंग अप के टाइम पे जो गिविंग बैक दी ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट है, पेइंग बैक ऑफ कैपिटल अमाउंट आप जो बोलते हो उसको, वो भी आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पेमेंट के बाद में ही मिलेगा। उसके बाद में सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 2 चीजों में प्रेफरेंस मिलता है। पहला पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड और दूसरा एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप जब आपको कैपिटल लौट के मिलता है वापस। फिर उसके बाद में रिटेन अर्निंग्स। व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स? रिटेन अर्निंग्स के बारे में आपको आगे भी शॉर्ट नोट है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। जब कोई कंपनी पैसा कमाती है और उस पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिसाइड्स टू रिटेन इट इन द बिजनेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसमें बोला जाता है कि एक्चुअली इस प्रॉफिट पे राइट है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, बट कंपनी डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट इट राइट अवे बट टू रिटेन इट एंड इन्वेस्ट इट, rather reinvest it into the business for the growth and development of business। तो इससे क्या होता है आपको पता ही होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है वो 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो डिविडेंड, नहीं तो कैपिटल एप्रिसिएशन। तो एक तो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राइट अवे तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा, बट जब आप रिटेन करते हो तो कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलता है और इससे बनती है रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब रिटेन अर्निंग्स क्या है? कुछ नहीं है, कंपनी का पिछले कुछ सालों से पड़ा हुआ प्रॉफिट है जो एक्यूमुलेट करके एक जगह पर रख देते हैं, जिसको हाथ नहीं लगाते, यूज नहीं करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे। बट अगर कोई एक्सपेंशन प्लान्स आते हैं फ्यूचर में, तो आपको अगर फंड्स कम गिर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि अरे ये पैसा तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रखा था, तो हम बेटर यूज दैट फंड फॉर दी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन।
उसके बाद में बोरोड कैपिटल में डिबेंचर है एंड टर्म लोन है। टर्म लोन इज नथिंग बट लोन दैट द बैंक गिव्स यू फॉर द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन आपको बैंक देती है उसको बोलेंगे आप टर्म लोन। और डिबेंचर, डिबेंचर आपको सबको पता है, डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट मतलब डिबेंचर होल्डर अग्री करता है कि हाँ मैंने कंपनी को पैसा दिया है, या फिर कंपनी बोलती है कि हाँ मैंने सामने वाले पर्सन से पैसा लिया है, और उसके एक्सचेंज में कंपनी आपको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देगी। वो डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा रिसीट कि हाँ मेरा पैसा कंपनी के पास है, जो कंपनी यूज करेगी कुछ साल के लिए, 10 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी ड्यूरेशन है, और वो मैच्योरिटी पीरियड आने के बाद या फिर वो साल, वो उतना पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी मुझे पैसा मेरा वापस दे देगी। तो डिबेंचर होल्डर स्टैंड इन द शूज ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और टर्म लोन तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसमें और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए था, या फिर वाइस वर्सा आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा चाहिए, या फिर और थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन चाहिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर आप 12th के बाकी कोई सब्जेक्ट्स के बारे में भी आप अगर क्या बोल सकते हो उसको, फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैम हमको ये टर्म्स चाहिए, आप कुछ भी रहो, मुझे प्लीज कमेंट्स करना एंड आई विल बी हैप्पी टू केटर यू, बिकॉज टीचिंग मेरा पैशन है और मुझे बहुत खुशी मिलती है पढ़ा के। सो आई एम वेरी looking forward to your comments. Please comment down below and subscribe to my channel. Thank you.